हेलो दोस्तों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। जैसे बिहार PCS, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, UP PSC, इन सारे में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, जो कि आगे आने वाले किसी भी PCS एवं जनरल कंपटीशन के लिए भी जहाँ GS के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गए। जैसे जनरल में रेलवे, SSC, बिहार SSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा, इन सब के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। लॉर्ड मैकाले संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित थे लॉर्ड मैकाले। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंक ने अपनी काउंसिल में विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। मैकाले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित था? तो शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, बी आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए, इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। ठीक है, इसलिए जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको पहले शिक्षा दी जाए और फिर वहाँ से छन छन कर जन सामान्य तक शिक्षा पहुँच जाएंगी। यही है द थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ठीक है, मतलब उच्च वर्ग को शिक्षा अगर दिया जाता है तो फिर शिक्षा नीचे स्तर तक भी छन छन कर पहुँच जाएगा धीरे धीरे। यही मतलब है उसका। नेक्स्ट देखते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे कौन? तो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? तो मैकाले थे, बी आंसर होगा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है, बी आंसर होगा। 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी है भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले स्मरण पत्र मैकाले मिनट से पड़ी है। मैकाले ने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया था। ठीक है, मतलब शिक्षा अंग्रेजी में ही देने के लिए माना गया था। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के कार्यकाल में। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक कैवेंडिश बेंटिक के काल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये पूरा नाम है उसका, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक के काल में। ये आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक 1828 से 35 ईस्वी के शासन काल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन ने किया था, जबकि HT प्रिंसेप
प्राच्य शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व करता थे। H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में, 1857 में भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1857 में हुई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई की स्थापना 1857 में की गई थी। ठीक है, किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? तो D.K. कर्वे के सहयोग से। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो D.K. कर्वे के प्रयत्नों से। ठीक है, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी D.K. कर्वे के प्रयत्न से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। D.K. कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारण मंडली की भी स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में उन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की थी। उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया था। 1958 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था। 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा वर्ष 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में V.K. चिपलुंकर, बीजी तिलक एवं M.V. नामजोशी प्रमुख थे। ठीक है, M.V. नामजोशी प्रमुख थे, अतः C सही है। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से थे। ठीक है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो इनमें हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1817 ईस्वी में। ठीक है, देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1817 में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1817 में मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एवं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 ईस्वी में हुई थी। दिल्ली कॉलेज 1824 ईस्वी में, मुस्लिम एंग्लो और ओरिएंटल कॉलेज 1875 ईस्वी में, मेयो कॉलेज 1875 ईस्वी में और ये हिंदू कॉलेज 1817 ईस्वी में। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से राजा राम मोहन राय 1817 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आंसर हो जाएगा, काफी बार पूछा जाता है। डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 ईस्वी में।
किसके साथ मिलकर? डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? तो 1817 ईस्वी में, 1817 में, 1817 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। डी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए मदन मोहन मालवीय ने प्रबल रूप से वकालत की थी। मदन मोहन मालवीय अग्रणी राष्ट्रवादी तथा देशभक्त थे। वे आरंभ में एक स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे आरंभ में स्कूल अध्यापक तथा बाद में व्यवसाय से वकील रहे। इन्होंने 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की और 1919 से 1938 तक इसके कुलपति बने रहे। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडिया यूनियन, अभ्युदय, मर्यादा तथा किसान नामक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित की थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने। ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। सी आंसर होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। दिए गए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। इसकी स्थापना का श्रेय 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय जी को जाता है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी की स्थापना की थी। आधुनिक भारत में प्रेस के विकास से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों, प्लेलिस्ट में अब तक बहुत सारे हिस्ट्री के भी वीडियो आ चुके हैं, ज्योग्राफी के भी आ चुके हैं और मैपिंग का भी छोटे छोटे वीडियो हैं जो कि क्वेश्चन के अनुसार ही बनाए गए हैं। ठीक है, उसको देखेंगे, 2 से 3 मिनट का है। तो मैपिंग के अनुसार जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी अनुसार बनाए गए हैं, तो क्वेश्चन दिमाग में छपता चला जाएगा। तो उसको देखते रहिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जाकर के रिवीजन भी कीजिए। रिवीजन करने के लिए 1.25 या 1.5 पे स्पीड बढ़ा करके और रिवीजन कर सकते हैं। किसी पेपर के पहले अपना तैयारी और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, उससे कीजिए। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? तो भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर होगा बंगाल गजट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो द बंगाल गजट था। ए आंसर होगा। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो बंगाल गजट था। ए आंसर होगा। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी?
तो प्रेस सेंसरशिप पहले कौन लागू किया था? तो बेलेजली ने लागू किया था 1799 ईस्वी में। ठीक है, प्रेस सेंसरशिप, ये आंसर हो जाएगा। 1799 ईस्वी में सबसे पहले सेंसरशिप प्रेस पर कौन लागू किया था? तो लॉर्ड बेलेजली, ये आंसर होगा। लॉर्ड बेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्र पर सेंसरशिप बैठा दिया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों का ये पत्रेक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। ठीक है, इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को ये प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व पत्रेक्षण के लिए भेजना होता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। ठीक है, रद्द किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 ईस्वी में। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। और लाया किसने था? तो लॉर्ड लीटन ने 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था और रिपन ने ये 1882 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने इसको रद्द कर दिया था, ये आंसर हो जाएगा। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। ठीक है, और लीटन ने इसको लाया था 1878 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, लीटन ने लाया था और रिपन ने इसको रद्द कर दिया था 1882 ईस्वी में। काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया था? तो किसने? लॉर्ड लीटन ने लाया था 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय में 1882 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो लॉर्ड रिपन के समय, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बाल गंगाधर तिलक थे, ये आंसर होगा। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो तारकनाथ दास ने शुरू किया था, डी आंसर हो जाएगा। अमेरिका में वैंकूवर फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, कौन प्रकाशित करते थे? तो राजा राम मोहन राय प्रकाशित करते थे मिरातुल अखबार को। ठीक है, ये फारसी साप्ताहिक था, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार राजा राम मोहन राय द्वारा, बी आंसर होगा। काफ़ी बार पूछा जाता है मिरातुल अखबार के बारे में, तो किसका है? तो राजा राम मोहन राय का। नेक्स्ट देखते हैं, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो कलकत्ता से होता था, बी आंसर होगा। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय किसको है? तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन तथा नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग से थे। यह दैनिक अखबार था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था?
तो गदर पत्र का प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछा जाता है। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो उर्दू में प्रकाशित हुआ था। ये आंसर होगा। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ। यह उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। ठीक है, ये डिटेल्स ध्यान रखेंगे। ये पहला अंक जो था उर्दू में, और इसका कुछ कुछ अंक छपा था किस किस में? तो यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। डिटेल्स ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्योंकि गदर पत्र के बारे में पूछे जाते हैं। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। एक साप्ताहिक पत्र था, सी आंसर होगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। ध्यान रखेंगे। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की शुरुआत की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। डी आंसर होगा, शिशिर कुमार घोष ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो केसरी आरंभ किया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया था? तो केसरी आरंभ किया था। बी आंसर होगा। ठीक है, 1881 में बंबई से केसरी और मराठा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का 2 पत्र था, केसरी और मराठा। ठीक है, 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक 2 महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था, और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। ठीक है, मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर और मराठी के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। ठीक है, प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर थे और मराठा के संपादक आगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया था। ठीक है, मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, और केसरी मराठी में प्रकाशित होता था। ध्यान रखेंगे, केसरी और मराठा जो है बाल गंगाधर तिलक का था। काफ़ी बार पूछा जाता है। क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगभाषी, काल और केसरी, ये तीनों जो थी कांग्रेस की आलोचना करती थी अनेक कारणों से। बंगभाषी, काल और केसरी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? तो बंगभाषी, काल और केसरी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो तीनों जो थी, संध्या, युगांतर और काल। निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के
काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत करती थी। तो तीनों जो था क्रांतिकारी आतंकवाद का वकालत की थी, संध्या, युगांतर और काल, तीनों ने। तो डी आंसर हो जाएगा। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, काफी बार पूछा जाता है, रिपीट होते रहता है। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर जो था उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो लीडर था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो उर्दू में नहीं छापा जाता था। ठीक है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। ठीक है, उर्दू में नहीं छपता था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। ध्यान रखेंगे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे कौन थे? तो मनसुख लाल नजर थे। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक जो थे मनसुख लाल नजर थे। डी आंसर हो जाएगा। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन गांधी जी की पत्रिका थी और इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। काफी बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होती थी। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था किसने? तो होम रूल पार्टी ने आरंभ किया था। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, तो होम रूल पार्टी ने आरंभ किया था। यंग इंडिया बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। 7 मई 1919 से यह अहमदाबाद से साप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होने लगा। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। ध्यान रखेंगे दोस्तों। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था तो हिंदू पैट्रियट था। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था हिंदू पैट्रियट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। ठीक है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया?
तो अरविंद घोष ने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबद्ध किया? तो अरविंद घोष ने संबद्ध किया। ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का प्रकाशन पटना से होता था। ए आंसर होगा। 1931 ईस्वी में दरभंगा के महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन की स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो के रामकृष्ण पिल्लई थे। सी आंसर होगा। स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेश भीमानी, स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी, स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के न्यातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था तो मोतीलाल नेहरू से। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था तो मोतीलाल नेहरू से। डी आंसर होगा। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का अंग्रेजी में पत्र इंडिपेंडेंट था। ठीक है, भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट प्रारंभ किया था। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। भारत मित्र समाचार पत्र और भाषा किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो सी आंसर है। तो भारत मित्र हिंदी में। ठीक है, भारत मित्र हिंदी में प्रकाशित होता था। और राष्ट्रमत मराठी में। प्रजामित्र गुजराती में। और नायक किस में? तो नायक जो था बंगाली में प्रकाशित होता था। ठीक है, भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। ठीक है, सी आंसर होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ध्यान आ जाएगा। भारत मित्र हिंदी में, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजामित्र गुजराती में और नायक बंगाली में प्रकाशित होता था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। समाचार पत्र और संस्थापक कौन थे? तो दैनिक आज के संपादक थे शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर के संपादक थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय। द नेशनल हेराल्ड के संपादक थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, द नेशनल हेराल्ड अभी भी काफ़ी न्यूज में रहता है, नेशनल हेराल्ड। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू से। ठीक है, जो कि केस अभी नहीं चलता है, नेशनल हेराल्ड के लिए बार बार बुलाया जाता है ईडी, चाहे सीबीआई के द्वारा राहुल गांधी, सोनिया गांधी को, ध्यान में होगा अभी। द नेशनल हेराल्ड किससे? तो जवाहरलाल नेहरू संपादक थे इसके। द पायनियर किसका? तो जॉर्ज एलन का है। ठीक है, द पायनियर जॉर्ज एलन का, ध्यान रखेंगे। तो ए आंसर हो जाएगा। 4, बी का 3, सी का दूसरा और डी का पहला। तो दैनिक आज शिव प्रसाद गुप्त। द लीडर किसका है? तो मदन मोहन मालवीय का। द नेशनल हेराल्ड किसका? जवाहरलाल नेहरू संपादक थे। और द पायनियर के संपादक कौन थे? तो जॉर्ज एलन थे।
तो ए आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। दैनिक आज के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त थे। द लीडर के संपादक, ये संस्थापक थे, ठीक है, संपादक नहीं, संस्थापक थे। दैनिक आज के संस्थापक शिव प्रसाद गुप्त थे। द लीडर के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय थे। द लीडर काफ़ी बार पूछा जाता है, मदन मोहन मालवीय संस्थापक थे। और द नेशनल हेराल्ड, ये तो आप लोग को ध्यान ही है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और द पायनियर, तो जॉर्ज एलन, ठीक है, जॉर्ज एलन। नेक्स्ट देखते हैं, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप ने। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? तो प्रताप से, प्रताप के माध्यम से, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है दोस्तों, इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि पत्र पत्रिका से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहते हैं, एक न एक क्वेश्चन होते ही हैं, एक से अधिक भी होते हैं। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। गांधी जी हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को निम्न शहरों में से कहाँ से प्रकाशित किया गया? तो पूना, आज पुणे से, ठीक है, मतलब पूना से